से सिस्टमैटिक जैसे हम लोग टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसी हिसाब से आप लोग पढ़ लिख भी रहे होंगे। देखिए इस टाइम पर पढ़ना लिखना थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि सामने कोई ऐसा मोटिवेशनल फैक्टर नहीं है, कोई नौकरी अभी 1-2 महीने में आपको दिख नहीं रही। लेकिन इस बात का यकीन रखो कि जो अब अंधेरी एक मान लीजिए रास्ता है, ये गुफा है, अंधेरी गुफा, जो इसको धीरे 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 संयम के साथ आशावादी बने हुए क्रॉस कर जाएंगे, इस गुफा को पार करते ही बहुत बड़ा बेहतरीन उजियाला, एक ऐसा रास्ता जिस पे आपको लगेगा कि लाइफ बहुत अच्छी है। लेकिन उस अंधेरी गुफा में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे बच्चों का मन पढ़ाई से हट जाता है। आप जितने यूट्यूब पे पढ़ते हैं ना बच्चे, लगभग की यही हालत होती है कि वो एक दिन मोटिवेटेड रहते हैं, अगले दिन वो फिर डाउन, फिर कोई टीचर अच्छा कुछ बता दे तो फिर मोटिवेटेड, एक दिन फिर डाउन। इस यूट्यूब के मुकाबले ऐप पे जितने लोग पढ़ रहे हैं, उम्मीद करती हूं उनमें से 95% लोग मोटिवेटेड रहते होंगे क्योंकि तुम सबके सामने ये एक रास्ता है कवर करने का, तुम्हारे पास एक सिस्टमैटिक तरीका है पढ़ने का, और सुबह से दोपहर तक तो तुम वैसे ही पढ़ाई में इन्वॉल्व हो। तो वो जो नेगेटिव विचार हैं जो इस टाइम पे कह रहे हैं सबसे बड़ी दिक्कत डिप्रेशन की रहेगी इस टाइम पर ना, इस सदी में बहुत बड़ी जनसंख्या का, सिर्फ इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में लोग हैं जो डिप्रेशन से ग्रसित हो चुके हैं या आने वाले टाइम में हो जाएंगे, क्योंकि अभी हो सकता है 6-8 महीने ऐसे ही बीते या गुजरे। WHO की रिपोर्ट की माने तो जनवरी फरवरी मार्च में इंडिया में पीक सीजन आएगा जब एक दिन में 3-3 लाख लोग इससे ग्रसित होंगे। तो अगर उस टाइम को हम देखें सोचें तो बहुत ज्यादा पेशेंस रखने की अभी भी जरूरत है। और ये जैसे 3-4 महीने निकले हैं ऐसे ही ये टाइम निकल जाए फाइनली, कभी तो वो गाना है ना कि कभी तो ये टाइम जो है वो ढल जाएगा और कभी ना कभी उजाला सामने आएगा। तो उस उम्मीद के साथ हम लोग रोज पढ़ते जाएंगे, थोड़ा 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 बाकी जनता से, बाकी बच्चों से आगे बढ़ते जाएंगे। मैंने एक टॉपिक आप लोगों को स्टार्ट कराया था, मध्यकाल। मध्यकाल, मेडिएवल इंडिया, प्राचीन काल के बाद हमने पढ़ना स्टार्ट किया मध्यकाल। जो इसी टॉपिक में हमारे साथ जुड़े हैं कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां से पढ़ना शुरू कर दो वहीं से मान लो कि बस आज से मुझे अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से एक रास्ते पे स्टार्ट करनी है। जब जागो तभी सवेरा। इससे भी पढ़ना स्टार्ट किया तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनकी है जो घर बैठे हैं, जो सोए हुए हैं, जो डिप्रेशन के मरीज बन जाएंगे और 8-9 महीने बाद जब वो निकलेंगे बाहर तो वो उजाले में अपनी आंखें खोलने के लायक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आंखें बंद किए पता ही नहीं चलेगा कब वो आंखें मूंदने की आदत पड़ जाएगी। लेकिन जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं वो आंखें खोल के अपनी चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वो उजाले भरी रहा, उनको दिक्कत नहीं दिखाएगी। ठीक है, तो चलिए मध्यकाल में हमने स्टार्ट किया। मैंने कुछ खास नामों में आपको कल बताया था, आज के टॉपिक को जोड़ने के लिए वहां तक एक बार 2 मिनट में पहुंचते हैं कि कैसे यहां तक आए। एक बहुत बड़ा आदमी था गजनवी। इस गजनवी का भी इतिहास मैंने बताया था, अलप्तगीन सुबुक्तगीन, ये याद रखने हैं हमें। अलप्तगीन ने स्वतंत्र राज्य तुर्की राज्य बनाया, शासक बना गजनी वाली इलाके में, मतलब आज के अफगानिस्तान का छोटा सा इलाका। उसके बाद उसका दामाद था सुबुक्तगीन जिसने पहला आक्रमण इंडिया पे किया जयपाल पे। और जयपाल एज सच बहुत बड़ी कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन हाँ जयपाल ने उसके कदमों को इंडिया की तरफ आने से रोक दिया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जयपाल विजयी हुआ और उसके पिताजी गजनवी के पिताजी हारे। असफल अभियान कहलाता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही टारगेट बनाया महमूद गजनवी ने इंडिया को, तुरंत से जयपाल जैसे ढेर राजाओं को इन्होंने हराया। और गजनवी वो चेहरा है जिसने इंडिया में 1000 से लेके 1027 तक 17 बड़े आक्रमण किए, जिसमें ढेरों रुपए लूट के ले गया, जिसका कोई लिखत पढ़त में कोई अंदाजा हमें है ही नहीं, क्योंकि हम इतने समृद्धशाली थे कि कोई आए इंडिया को लूटे भाग जाए बस चला जाए, तो उसके बाद हम वापस से उसी समृद्धि की राह पर वापस आ जाते थे। गजनवी को कल हमने पढ़ लिया था और मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे जयपाल देखो हारा, फिर उसने आत्महत्या कर ली नदी में कूद के। राज्यपाल जो था बिना लड़े भाग गया। तो फिर जो ये विद्याधर नाम के जो बहुत बड़े राजा थे, प्रतापी राजा, जिनसे की संधि करनी पड़ी थी, किसको? गजनवी को 15 किले देने पड़े थे। इन्होंने 10-12 राजाओं को मिलाकर मित्र संघ बनाया और राज्यपाल को मरवा दिया। बुंदेलखंड, कालिंजर, ये सब कल मैंने बता दिया था। गजनवी जो है ना बार बार अटैक करता रहा, एक आधी बार संधि की, लेकिन ज्यादातर ये इंडिया को लूट के ही ले जाता रहा। इसका कभी टारगेट इंडियंस की भलाई नहीं रहा और सिर्फ एक मकसद दिमाग में लेके आता था, बर्बर जाति का था, कि जाना है इंडियंस को मार डालना अगर रास्ते में आए और धन लूट के मुझे अपने देश वापस आना है। उसका सिर्फ यही टारगेट था कि कैसे इंडिया से धन लूट के अपने देश में ले जाए। हमारे ऊपर अटैक करना इतना आसान इसलिए था क्योंकि हम लोगों में 2 कमियां थी। एक तो हम राजनीति में स्ट्रांग नहीं थे और दूसरा हम सामाजिक तौर पर भी पिछड़े हुए थे। हम लोगों में यूनिटी नहीं थी, हमारे लीडर्स में यूनिटी नहीं थी, हमारी जनता में यूनिटी नहीं थी। जब ये पहला आक्रमण दूसरा आक्रमण करता तो अगर उसी टाइम सारे इंडिया के उत्तरी भारत दक्षिण भारत के राजा इकट्ठे होकर अगर गजनवी के पीछे पड़ जाते, गजनवी की कोई बड़ी सेना थोड़ी थी, मुट्ठी भर सेना के साथ ही तो यहां आता था, लेकिन खदेड़ देता था। कारण हम लोगों के पास इनसे अच्छी सेना, इनसे अच्छा पैसा, ज्यादा पैसा, हमारी सैनिक और आर्थिक जो स्थिति थी ना वो बहुत ज्यादा बढ़िया थी। इंडिया के सैनिक न तब डरते थे ना आज डरते, तब भी इंडिया अमीर था। इस पार्ट पे कोई कमी नहीं थी। ऐसा नहीं कि हमारे सैनिक कमजोर थे भागते, नहीं, लेकिन कमजोरी थी हमारी राजनीति की, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की, जो उस टाइम के राजा महाराजा थे, या फिर समाज की, जिसने ये फील ही नहीं किया कि आज आक्रमण अगर देवल पे हो रहा है, आज नेऊन पे हो रहा है, तो कल सिंध पे होगा, फिर उससे अगले दिन आगे पंजाब पे होगा, फिर इंडिया पे होगा। अगर इस बात को समझ जाते तो वो गलतियां ना करते। देखो मोहम्मद बिन कासिम के टाइम से गलतियां कर रहे थे हम। इंडियंस की एक सबसे बड़ी दिक्कत जानते हो, हम बहुत ज्यादा उदारवादी हैं। जिसने जो कर दिया उसकी गलती को तुरंत माफ कर देते हैं, तुरंत। चाहे इसमें मोहम्मद गौरी जैसों की गलतियों को गिन लें या इसमें हम कितनी बड़ी बड़े नाम ले सकते हैं। इतिहास तो गद्दारों से भरा पड़ा है, एक एक का नाम अब धीरे धीरे जैसे जैसे परतें खुलेंगी जानते चलेंगे। तो उदारवादी जो हमारे ये थे ना राजा, ये कमी थी। उदारवादी होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन इनकी काइंड हार्टेडनेस, जो ये बहुत दयालु बनते थे और ये गलतियों को माफ करते थे विदेशियों की, ये हम कहीं ना कहीं चूक करते थे और इसका नुकसान विदेशियों ने हमें दिखाया कि एक साल हार के अगले साल आके उसी राजा का खात्मा कर दिया। मोहम्मद गौरी का नाम आपने सुना ही होगा और ये पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा। ऐसे ढेर एग्जाम्पल हैं कि हमारी उदारवादी नीतियां हम पे हावी पड़ी। जब एक बार ये पकड़े जाते तो क्यों ना इनको पूरी तरह ध्वस्त कर देते, लेकिन हम क्या करते कि कोई बात नहीं, बेचारा गलती हो गई और ये तो कर्म है, इंसान आगे भुगत लेगा। कभी नहीं भुगता उन लोगों ने, भुगता होगा तो हमारा तो नुकसान कर ही गए। इंडियन राजाओं की इन नीतियों के कारण भी विदेशी ताकतें यहाँ अपने पैर जमाने में सक्षम रही। तो ये कल हमने पढ़ा था
थोड़ा सा आज इससे आगे बढ़ते हैं। अब जो ये गजनवी था ना, गजनवी का चैप्टर क्लोज हुआ क्योंकि आक्रमण करते करते लूटते लूटते फाइनली एक दिन इसकी भी लाइफ का खात्मा हो गया। गजनवी जिस इलाके में था, ये मान लीजिए इंडिया, इंडिया के आगे यहाँ पाकिस्तान आज का, और इसके आगे पड़ेगा अफगानिस्तान। यहाँ कहीं छोटी सी जगह थी गजनी। अब इस गजनी में स्टार्टिंग तो ये गजनवी वगैरह से हुई, फिर धीरे 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 इनकी पुश्तें कमजोर होती गई। तो जो इन्होंने टेरिटरी बनाई थी ना अपनी, इससे थोड़ी थोड़ी दूर स्वतंत्र राज्य बनने लग गए कि भाई हम इंडिपेंडेंट हैं, हम गजनवी के वंशजों को नहीं मानते। ऐसा ही एक यहीं 200 किलोमीटर दूर एक नई, ये मान लीजिए सल्तनत का जन्म हुआ जिसका नाम है गौर। ये गौर इलाका है, तो गौर गजनी से 200 किलोमीटर दूर है, अफगानिस्तान का इलाका। और जो यहाँ पे जिसने ये स्टार्ट किया वो राजा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसका छोटा भाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने इंडिया पे अटैक किया, जिसका नाम क्या था, मोहम्मद गौरी। ये वो आदमी है जिसका टारगेट इंडिया से धन लूटने के साथ साथ अपने साम्राज्य का विस्तार करना और इंडिया की टेरिटरी पे राज करना भी था। गजनवी के ही इलाके से निकला है गौर भी। जैसे इंडिया का इलाका है ना अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ऐसे ही गौर किसका इलाका था, पहले गजनी का। जब तक गजनवी था तब तक उसकी वही ताकत के कारण वो उसके अंडर था। जब कई साल बीत गए, क्योंकि वो तो एक्सपायर हो गया, 1030 में उसका चैप्टर क्लोज हो गया ना, तो अब ये लगा लीजिए आप 1100 प्लस होते होते यहाँ पे धीरे धीरे स्वतंत्र राज्य की स्थापना होने लगी। और ऐसे ही करते 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 1173 में यहाँ पे एक राजा बना जिसका नाम है मोहम्मद गौरी। 1173 में राजपाट संभाला, यानी उसके काफी सालों बाद। अब ये मोहम्मद गौरी के भाई ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। मोहम्मद गौरी ने भाई की जो प्रॉपर्टी है उस पर राज करना स्टार्ट कर दिया। 1173 सोचो यहाँ का राजा बना, महज 2 साल बाद इंडिया की तरफ मुख कर लिया। क्यों? क्योंकि भूखे मरते इलाके में थे ये लोग, इनके पास पैसा नहीं था, पेट भरने का सामान नहीं था। तो ऑब्वियसली बात है कि जैसे राजा बनता तो देखता साधन कहां मिलेंगे, और साधन कहां थे, अमीर भारत में। तुरंत 1173 में राजा बना और 1175 में इंडिया पे पहला अटैक कर दिया। इंडिया पर पहला अटैक स्टार्टिंग इसने जो की है ना अपनी, वो सिंध मुल्तान, ये इलाके आसान थे क्योंकि पाकिस्तान वाला इलाका है, सिंध मुल्तान टाइप के इलाकों में। फिर आगे बढ़ते बढ़ते पंजाब, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते हरियाणा, कुरुक्षेत्र, ये सब। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, दुनिया भर का पैसा था यहाँ। मंदिरों में सोने की मूर्तियां लदी पड़ी थी, गांव के गांव को ये पीटते थे, जला डालते थे पूरे शहरों को, लोगों को पीट पीट के उनसे पैसा निकालते थे, राजाओं को मार मार के उनसे पैसा छीन के ले जाते थे। तो इनका टारगेट था, बहुत ईजी टारगेट था, ना कोई बहुत ज्यादा ऐसा रास्ता है कि दुखी करेगा, ना पानी आना। तो सीधे अफगानिस्तान के गौर से ये पाकिस्तान यानी उस टाइम के इंडिया पे आना इनके लिए बेहद आसान था। 1173 में राजा बना, 75 में आ गया लूटने, और लूट के ले भी गया, यहां से सामान ले गया। बस आदत, वो कहते हैं ना शेर के मुंह खून लग गया, इतना अमीर इलाका बार बार आएगा। 1178 में फिर आया, जो ये 75-76 है ना, अपने राजपाट संभालते ही ये सिंध और मुल्तान जीत लिए थे। जीतने का मतलब है यहां से पैसा ले गया, तो ये पाकिस्तान का सिंध और पाकिस्तान का ही मुल्तान। ये मुल्तानी मिट्टी जो हम यूज करते हैं ना, ये पहले मुल्तान में ही मिला करती थी, इसलिए इसका नाम मुल्तानी मिट्टी था। मुल्तानी इलाका, मुल्तानी जाति के लोग होते हैं। आज भी बहुत सारे इंडिया में मुल्तानी लोग रहते हैं जो कभी पुराने टाइम में उस हिस्से को छोड़ के इंडिया में आ गए थे। तो मुल्तान और सिंध पे विजय प्राप्त कर ली किसने, मोहम्मद गौरी ने, जो कि किन से आजाद हुए थे, इसका बड़ा भाई गजनवी के वंशजों से। गौर नाम का इलाका 200 किलोमीटर दूर। तो 1178 आदत बन गई ना, 75, 76, 78 में फिर आ गया। लेकिन इस बार इसका पाला एक ताकतवर इंडियन राजा से पड़ा। हिम्मत देखना, इस बार ये घुस गया गुजरात राजस्थान वाले इलाके में। पाकिस्तान का बॉर्डर हमारे साथ गुजरात राजस्थान में भी तो टच होता है, यानी अफगानिस्तान से होता हुआ पाकिस्तान वाले रास्ते से और गुजरात राजस्थान में हमारा इलाका पड़ता था। ये जो इलाका है ना 1175 का, 78 की बात कर रही हूं मैं, 78 की, 1178 बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है समझ लो, क्योंकि यहां पर इसने हमारे ऊपर अटैक किया। अनहिलवाड़, ये तुमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा था अगर तुम्हें याद हो। चालुक्य सोलंकी शासक बताए थे, सोलंकी राजा। माउंट आबू याद होगा, माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़े के जैन मंदिर बताए थे, जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान। विमल शाह ने बनवाया था ना, आबू पर्वत, बहुत ऊंचा पहाड़, राजस्थान का सबसे ऊंचा माउंट आबू। पहाड़ियां हैं पूरी ऐसी बहुत सारी। तो ये सोलंकी शासकों का इलाका था, और अभी अभी यहाँ पे राजा बना था, नया राजा बना था। 1175, ये 78 की घटना है। तो इसमें जब ये आया अटैक करने, तो यहाँ पे सोलंकी राजा जो नया बना था ना, इसके पिताजी अभी भी गुजरे थे। जो राजा है जिसकी बात कर रही हूँ, इसका नाम है भीम सेकंड। याद करो, एक भीम फर्स्ट था, सोमनाथ पे जब अटैक हुआ था 1025 में। अब 1025 के बाद तुम पढ़ रहे हो 1175-78 के बीच का काल, यानी काफी साल बीत गए। तब भीम फर्स्ट नाम का राजा था, अब भीम सेकंड नाम का राजा। ये राजा बना नया नया अभी इसी साल में, इसीलिए इसको ज्ञान कम है। तो इसकी विधवा मां है, जो पहले अपने हस्बैंड के टाइम में जिसने पूरा ज्ञान ले रखा था, नाम है नायिका देवी। नायिका देवी लीड करती है, एक विधवा महिला अपने बेटे को पूरी तरह से जानकारी देती है कि कैसे लड़ना चाहिए, क्या कुछ हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और ये विधवा महिला नायिका देवी अपने बेटे को सही राय मशवरा देके अपने बेटे को कामयाब बनवा देती है। और ऐसे वैसे से नहीं जितवाया, मोहम्मद गौरी से जीता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये मोहम्मद गौरी से। कौन जीता है? भीम सेकंड। भीम फर्स्ट सोमनाथ के टाइम में था, वो 1025 है। अब 1175-78 के बीच की घटनाएं बता रही हूं तुम्हें, जितनी बता रही हूं। तो इस टाइम में भीम सेकंड जीता। तो महमूद गजनवी से लड़ने वाला भीम फर्स्ट था, लड़ा कहां था? सोमनाथ के मंदिर भाग गया था भीम फर्स्ट। और अब भीम सेकंड के टाइम आया है मोहम्मद गौरी, जिसको हरा दिया। एक बड़ा रोल किसने प्ले किया? नायिका देवी। ये गौरी की इंडिया में फर्स्ट हार है। गौरी बार बार आएगा, 2 बार हारेगा, सिर्फ 2 बार। एक ये हराएगा और एक हराएगा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान गलती कर देगा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के सामने वो जंजीरों में कैद करके घुटनों के बल पड़ा हुआ था। उसी टाइम उसकी गर्दन काट देनी चाहिए थी, लेकिन उदारवादी राजाओं का यहाँ
यहाँ हमेशा बोलबाला रहा, दया बहुत जल्दी आती थी हम लोगों को, जिसका कि नुकसान पूरा मध्यकाल है। विदेशी ताकतों में जो हम फंसे चंगुल में, उसका कारण हमारा उदारवाद था। चलिए, तो पहली हार मोहम्मद गौरी की किसके हाथों हुई है? भीम सेकंड। कहां का युद्ध है? ये इनकी राजधानी अनहिलवाड़ का। अनहिलवाड़ ये चालुक्य सोलंकी राजा है। इसकी मां का नाम क्या था? नायिका देवी। ये ध्यान रखना, भीम फर्स्ट सोमनाथ के टाइम में, भीम सेकंड गौरी के टाइम में। पहली हार है ये। पर ये माना थोड़ी बात थोड़ी आएगा, बार बार आएगा। 1175, 78, फिर 80s में आता रहा, बार बार आता रहा। और देखो इसने क्या किया, इसने इंडिया को धीरे धीरे करके चारों तरफ से कोशिश की, जहां बन पड़े वहां से अपना अटैक करके, कभी इधर अटैक कर रहा है, कभी ये सिंध मुल्तान वाला, कभी पंजाब वाला, लगातार अटैक कर रहा है, लगातार यहां से सामान लूट के ले जा रहा है। ऐसे लूटते लूटते इसका टारगेट क्या है? 2 टारगेट हैं इसके। सबसे इंपॉर्टेंट तो काम इनका सिर्फ एक था, धन लूटना। भाई लूट में पैसा मिलेगा, पैसे से अमीर बनेंगे, क्योंकि अपने इलाके में खाली पड़ा इलाका, भूखे मरते हैं, तो धन लूटना पहला टारगेट। दूसरा, इसका टारगेट थोड़ा सा अलग था। ये चाहता था कि मेरे साम्राज्य का भी विस्तार हो जाए, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ना, इस पे भी मेरा नाम हो जाए। जो गजनवी था, उसने कभी प्रॉपर्टी की इच्छा नहीं की ना, उसने कभी ये सोचा कि मैं यहाँ प्रॉपर्टी पे मालिक बनूंगा। गजनवी में से छोटा सा निकला था गौर, इसको प्रॉपर्टी की इच्छा थी, तो इसने कहा मेरा साम्राज्य विस्तार हो, कितना अच्छा रहे, ये पूरी बेल्ट मेरी टेरिटरी में आ जाए। तो इसीलिए ये थोड़ा सा ज्यादा कॉन्शियस था, और इसने चालाकी का खेल खेला, और इसने अपना जो सिक्का चलाया ना, लोगों के मन में मेरी छाप कैसे पड़े, तो है तो ये मुस्लिम, लेकिन इसने अपने सिक्के पर एक तरफ लक्ष्मी माँ की आकृति अंकित कराई। लक्ष्मी की आकृति पूछते हैं ये, क्योंकि लक्ष्मी को हम धन का भंडार की देवी मानते हैं। हम दिवाली पे लक्ष्मी पूजन तो करते हैं, तो लक्ष्मी इंडियन कल्चर में कभी से इंपॉर्टेंट देवी थी, और लक्ष्मी के ही फोटो को इसने अपने सिक्के पर बनवाया। एक तरफ लक्ष्मी की फोटो, इसके बैक साइड में अपनी भाषा में कलमा खुदा था। जो इस्लाम धर्म है, इसमें कलमा सुना होगा ना, इनका कलमा होता है, जैसे हमारे गीता के श्लोक हैं, ऐसे इनका कलमा है। तो एक तरफ ये हिंदू होने का भी, मैं हिंदुओं के प्रति उदार हूं, ये दावा कर रहा है, और दूसरी तरफ अपना धर्म भी नहीं छोड़ रहा। तो ये इंडियंस के मन पे कहीं ना कहीं अपनी छाप बनाने के चक्कर में ये इसकी ट्रिक थी। मैं ऐसा कर लेता हूं। साम्राज्य विस्तार की इसकी नीति थी, धन लूटना एक्स्ट्रा, भाई धन भी लूटना है, लेकिन अगर ये टेरिटरी मेरी बन जाए तो बहुत मजा आए। पहली जो हार है वो किसने करवाई? इसकी भीम सेकंड, जिसकी मां कौन थी? नायिका देवी। अनहिलवाड़ का युद्ध। लेकिन ये माना नहीं, धीरे धीरे करके आता रहा, और इसने धीरे धीरे करके पूरे इलाके जीत लिए। कौन कौन से बताए मैंने? सिंध इसका था, मुल्तान, ये सब पाकिस्तान में है आज, ठीक है। पेशावर इसने जीत लिया, पेशावर। और अब इसकी जो पकड़ है वो पंजाब, लाहौर भी इसका था, लाहौर। अब इसने कोशिश की पंजाब में एंट्री की, और पंजाब में इसने भटिंडा, भटिंडा मतलब इंडिया, भटिंडा में अटैक किया, भटिंडा के राजा को हरा दिया, जो लोकल टाइप का राजा था उसको हरा दिया। जब ये पंजाब में घुस गया ना, अब चिंता होगी इंडिया के अंदर बैठे राजाओं को। अच्छा, जब ये अटैक कर रहा था उस टाइम इंडिया में क्या सीन था वो भी जान लो। उस टाइम इंडिया का ये वाला जो इलाका था ना, ये संभाल रहे थे गजनवी के कुछ आदमी, जो वो छोड़ के गया था। और जो हमारे इंडिया की स्थिति थी वो इस तरफ, ये राजस्थान, गुजरात, दिल्ली तक बैठा हुआ था एक लड़का, जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, देखो मैंने तुम्हें गुप्तोत्तर में पढ़ाया था कि कैसे पृथ्वीराज था, जयचंद था, सोलंकी थे, सब बताए हुए हैं। इस तरफ पृथ्वीराज चौहान था, यहीं के आसपास बिल्कुल साथ साथ लगते में ही चालुक्य, सोलंकी जो मैं बता रही हूँ, ये लोग थे। और अगर इस तरफ देखें गढ़वाल वाले में, तो जयचंद था। इसी के टाइम पे बंगाल साइड में देखें तो लक्ष्मण सेन था। ये सब मैंने आपको पहले बताया था, नहीं जो लोग थे वो अब सुन ले, लक्ष्मण सेन था। तो ये वो छोटे छोटे राजा हैं, इकट्ठे नहीं होकर लड़ते, ये इनकी बहुत बड़ी कमी है। तो अब ये इमेजिन करो कि दिल्ली, जयपुर, अजमेर, यानी राजस्थान के और दिल्ली के इलाके में बैठा था पृथ्वीराज चौहान। पंजाब से, उस टाइम हरियाणा तो था नहीं, जहां हरियाणा खत्म होता है, दिल्ली तो बीच में आ गया ना, दिल्ली से टच है ना हरियाणा के 3-4 जिले। तो ये लगा लो कि दिल्ली में जो बैठा है ना, उसके मन में भी डर आएगा, चिंता आएगी कि यार पंजाब में एक विदेशी अटैक कर रहा है भटिंडा पे, और दिल्ली में कौन है? अजमेर, दिल्ली किसके हाथ में है? पृथ्वीराज चौहान। तो सोलंकियों को भी दिख रहा है, पृथ्वीराज चौहान को भी दिख रहा है, उधर जयचंद को भी दिख रहा है। तो चारों तरफ सबको दिख रहा है कि विदेशी आ गया, लेकिन गड़बड़ क्या? इकट्ठे नहीं हो रहे। भाई जिस पे अटैक करेगा संभाल लेना, ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। तो चालुक्य, सोलंकी ने तो हरा दिया, पहली हार। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि इसने अटैक करना छोड़ दिया, लगातार आता रहा, दूसरे एरियाज में आता रहा, फिर बाद में वहां भी खत्म करेगा। तो इसने साम्राज्य विस्तार में पंजाब, अब देखो लास्ट में ये आ गया पंजाब पर, ये सब इसके हो गए। अब इसके आदमी बैठे हैं, हमारे आदमी नहीं है। तो पंजाब पे जब इसने अटैक किया, भटिंडा के राजा को हरा दिया, पंजाब की ये विजय एक कहीं ना कहीं अलार्मिंग स्टेज आ गई। और पृथ्वीराज चौहान को लगा कि यार बाहर का एक आदमी लगातार जीतते जीतते यहां तक पहुंच गया। पृथ्वीराज अब तक कोशिश क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि इंडिया रिच था, किसी को कोई चिंता नहीं है। खाने कमाने की चिंता उसको होती है जो गरीब होता है, जो ऑलरेडी अमीर है, जिसको पता है कि इतना टैक्स आना ही आना है, उपजाऊ भूमि है, जनता इतना पैसा देगी, उसको क्या चिंता। तो ना पृथ्वीराज को चिंता, ना जयचंद को चिंता, ना लक्ष्मण से, ये सब अमीर हैं, इनका पेट बढ़िया तरीके से भरा हुआ है। अब इसको ऐसे इमेजिन कर लीजिए, नौकरी की इच्छा किसके मन में होती है? इसको ये दिखता है कि यार पिताजी जो है परेशान है, खेती से हमारा बढ़िया कामकाज नहीं चल रहा, और जो जीवन हमें चाहिए, हमें अगर वो पाना है तो हमें नौकरी की कोशिश, बाहर निकलेगा ना आदमी। कितने सारे लोग हैं जो बिहार, यूपी को छोड़ के, उड़ीसा को छोड़ के दिल्ली आ जाते हैं, कारण उन्हें इच्छा होती है काम करने की, उनकी मजबूरी मान लीजिए, इच्छा मान लीजिए, चाहत मान लीजिए, रोजगार के चक्कर में बाहर कब निकले? जब उनका पेट नहीं भरा। दिल्ली, हरियाणा, एक छोटा सा एग्जांपल आपकी लाइफ से देती हूँ। हरियाणा में ना लोग नौकरियों पे अब ज्यादा लगने लगे। हमारे पेरेंट्स के टाइम में हरियाणा में नौकरियों का बोलबाला कम था, दिल्ली में ज्यादा था। दिल्ली जो इतनी ग्रोथ कर गया ना, इसका कारण क्या था? दिल्ली में 1970 से 1990 के बीच में सब नौकरी नौकरी नौकरी, कारण दिल्ली की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, इतनी नहीं है जितनी हरियाणा की। हरियाणा की मिट्टी तो सोना उगलती है ना, पंजाब, हरियाणा, यूपी की मिट्टी, और यूपी का सारा इलाका नहीं, कुछ इलाका, पूरा हरियाणा मिट्टी, ये मान लीजिए सोना निकाल सकती है, यही पंजाब की हालत। तो इसलिए हरियाणा के लोगों ने कभी कोशिश ही नहीं की बाहर जाने की। अब इसकी जो टेरिटरी है वो पृथ्वीराज चौहान की हरियाणा तक फैली थी। ये हरियाणा दक्षिण का जो हिस्सा है ना, पूरा इसी का था। अब जब पंजाब पे अटैक हुआ तो फिर ये अलार्मिंग स्टेज आ गई कि यार ये तो मेरे घर में घुसाया। तब जाके पृथ्वीराज चौहान जो है वो कॉन्शियस हुए, और 1191 में अब इनकी सीमाएं टकराएंगी, पृथ्वीराज की और जो ये पंजाब पे आ रहा है, ये सीमा टकराएगी अब आपस में।
पृथ्वीराज को लगेगा यार ये कल को आके और यहाँ हरियाणा दिल्ली पे इन पे कब्जा कर लेगा अगर नहीं रोका गया। तो अब पृथ्वीराज जो है वो जाके मैदान में इनसे लड़ेंगे और अब लड़ाई होगी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ये हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट लड़ाई है और ये लड़ाई कहाँ की है सब लोग जानते भी होंगे, पृथ्वीराज चौहान। इसी को पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं, सेकंड भी है फर्स्ट भी, 3 अक्षर है ना, तो पृथ्वीराज तृतीय भी है। इसी को राय पिथौरा भी कहते हैं जिसके नाम का दिल्ली में किला भी बना हुआ है। तो राय पिथौरा कह लो और पृथ्वीराज चौहान कह लो या पृथ्वीराज तृतीय कह लो, एक ही आदमी है ये। इसकी गौरी से क्यों लड़ाई हुई समझ में आया? गौरी ने कहां तक अपनी हिम्मत दिखाई? पंजाब तक, बठिंडा तक। तो अभी अगला टारगेट दिल्ली को बनाएगा, इसलिए दिल्ली का राजा उठ खड़ा हुआ कि अब तो लड़ना पड़ेगा। और लड़ने के लिए पृथ्वीराज चौहान पहुंच गया हरियाणा के करनाल के पास एक इलाका है तराइन, कि भाई यहाँ से टेरिटरी मेरी शुरू है और मेरी टेरिटरी में घुसेगा तो फिर लड़ाई करनी पड़ेगी। तराइन की लड़ाई या तराइन का युद्ध हुआ, ये आज हरियाणा के करनाल में है। तराइन का युद्ध, तराइन का मैदान था, यहाँ पे सेनाएं आके खड़ी हो गई। अब पृथ्वीराज तो घर का आदमी है, उसको सब कुछ पता है, उसके पास बहुत तगड़ी ताकतवर सेना है और यंग लड़का है, मरने से नहीं रहता। इसका भी फर्क पड़ता है युद्ध में कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। जैसे पेपर में फर्क पड़ता है ना, अगर आप कॉन्फिडेंस ज्यादा है तो आप 2-4 नंबर एक्स्ट्रा गेन कर जाते हैं। अगर आप डर के पेपर करते हैं तो आपके 5-7-10 नंबर कम होते हैं जितने कि आप ले सकते हैं उससे। ये कॉमन है, बिल्कुल नॉर्मल बात है, ये सबके साथ होती है। कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा होगा आते आते गलतियां उतनी कम होंगी, जितना कम होगा उतना आते आते गलतियां ज्यादा होंगी। जैसे हम स्टेज पे जाते हैं, माइक पकड़ते हैं, जब पहली बार जाके माइक पे खड़े होते हैं तो कितनी ही अच्छी तरह से पोएम याद करें, डर के मारे वो भूल जाते हैं या एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं आते, कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। और जब धीरे 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 हम आदी बन जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, तो अगर आप कहीं भूल भी जाते हैं ना तो आप इतनी बढ़िया तरीके से उसको सुना के आते हैं कि सामने वाला पकड़ ही नहीं पाता कि आप कहीं पे अटक गए हैं। कितनी बार आप टीवी में देखते हैं इस तरह के रिपोर्टर्स होते हैं ना, जो नए नए आते हैं वो पकड़े जाते हैं कि क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, और जो धुरंधर है पुराने वो गलत भी बोल जाएंगे तो ऐसे घुमा देंगे बात को कि आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो यही तो होता है कॉन्फिडेंस का लेवल। अब यहाँ पे इसकी अपनी मातृभूमि है, इसका कॉन्फिडेंस ज्यादा था, बड़ी सेना लेके पहुंचा। और वो जो विदेशी आ रहा है जिसका टारगेट है धन लूटना, उसकी तो कुल आबादी भी बहुत छोटी है, इंडिया की तो कुल आबादी बहुत बड़ी है, संख्या बहुत बड़ी है। तो वो जब लेके आता है तराइन के मैदान में, यहाँ 2 सेनाएं हैं, ये गौरी की सेना और ये पृथ्वीराज चौहान की सेना। तो पृथ्वीराज चौहान को जीतना था, ये सबको पता था, जीत गया। जीत के 1191 में पहले युद्ध में पृथ्वीराज जीता और ये जीत उसके कहीं ना कहीं सिर पे हावी हो गई, क्योंकि उसके मन से डर खत्म हो गया। जो डर 1191 में था ना कि यार ये दिल्ली तक ना, जब वो निकल गया कि यार बाहर का आदमी है, जब चाहूंगा खदेड़ दूंगा, मन में ये बात आ गई। ये जीत इसका नुकसान करेगी। और दूसरी चीज, इसका उदारवादी रवैया। जब ये पकड़ा गया, गौरी पकड़ा गया, गौरी को पकड़ के इसके सामने पेश किया गया, ये बैठा हुआ था अपने उस राजगद्दी पे ऊपर स्थान पे, तो इसको लाए तो इसके हाथों को पूरा जकड़ा हुआ था, जैसे पुरानी मूवीज में आपने देखा होगा, हाथों को जकड़ा हुआ है पूरा लोहे की जंजीरों से और पूरे शरीर पे घाव 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 है, वो माला पाला सब तोड़ के फेंक दी जो राजा पहनते थे। तो इसको लाया गया और कहा गया जी ये पकड़ा गया, क्या करना है। कायदा ये कहता है, सुन के अजीब लगेगा, लेकिन ये उस टाइम में नियम था और जो इस पर चला वो कामयाब हुआ कि तुरंत इसको गौरी का सर कलम कर देना चाहिए था, मार देना चाहिए था। लेकिन उदारवादी राजा काइंड हार्टेड बोला कि यार ये तुमने क्या किया है, सुल्तान है ये, महाराजा राजा हैं, और ये तो तुमने इनकी बेइज्जती कर दी, इनकी मालाएं क्यों उतारी। अपने गले से माला उतार के नीचे आया अपनी गद्दी छोड़ के, अपने गले की माला उतार के उसके गले में सजा दी कि भाई हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमारे सैनिकों ने ऐसा व्यवहार किया और आप तो एक राजा है, आपको राजसी जीवन जीना चाहिए, और कोई बात नहीं, युद्ध लड़ाइयां तो किसके बीच नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको माफ कर दिया। अगला ऐसे मांग भी नहीं रहा माफी, ये अपनी तरफ से उसको माफी दे रहे हैं। ये कारण था हम बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड, बहुत ज्यादा। और हम लोग ना पुराने टाइम में विश्वास करते थे कि बुरे के साथ बुरा भगवान कर देगा, जबकि चालाक और तेज दिमाग आदमी तभी उसका सर कुचल देना चाहिए था, अगली बार आता ही नहीं। ये इतनी ज्यादा उदारवादिता इसको नुकसान करेगी, क्योंकि उसने मन में ठान लिया कि अब मैं इसको, इसने तो मुझे माफ कर दिया लेकिन अब मेरा टारगेट है इस बेइज्जती का बदला लूंगा और मैं इस राजा को खत्म करूंगा। तो जब ये बिल्कुल फ्री माइंड होकर अपने सिंहासन पे आके बैठ गया तो इसके लिए तो गई बात, ठीक है भैया एक ने मेरे ऊपर अटैक किया, गलती से अटैक कर दिया, मैंने माफ कर दिया, कोई बात नहीं, आई गई बात हो गई, ऐसे 1000 अटैक होते हैं। लेकिन गौरी जब वापस गया, जो हार गया था, तो गौरी अपने मन में टारगेट बना के गया कि अगले साल 1 साल के अंदर अंदर वापस आऊंगा और इस बेइज्जती का बदला लूंगा जो इसने मुझे हरा के की है। उसने उसकी उदारवादिता नहीं देखी कि कितनी अच्छी बात है कि मेरा सिर छोड़ दिया तो मुझे मार डालता। जैसे अगर हम इंडियंस हो ना और कोई हमें ऐसे माफ कर देता तो उसके हमारे इंडियन राजा चरण धोके पी लेते, हम ऐसे लोग थे। और यहाँ से गुजरते वापस जाते वक्त भी सोच गया कि वापस आऊंगा 1 साल के अंदर और इसका नाश करूंगा, इस पूरे इलाके का। सोचो जरा कितना अंतर है, हम कितने काइंड हार्टेड हैं और ये मन में क्या ठान के गया। कहते हैं जब वापस अपने देश पहुंचा तो 4 दिन तक एक कमरे में अपने आप को बंद रखा, खोला ही नहीं कमरा, ना खाना खाया ना पानी पिया, और इतना ज्यादा मतलब ये अपने आप पे शर्मिंदा था कि मैं हार कैसे गया। पहले भी हारा था याद है ना 1175-78 वाले बीच के युद्ध में, लेकिन अब उसको फील हुआ कि मुझे जिंदा छोड़ दिया ना तो ये एक तरह से मेरी बेइज्जती है। और फिर इसने पूरी कोशिश लगा दी, 1 साल सिर्फ और सिर्फ अपनी सेना के साथ ये प्रैक्टिस करता रहा, युद्ध की तैयारियां, ये बड़े लेवल पे तैयारी कर रहा था कि सिर्फ और सिर्फ जीत मेरी होगी, हार का कोई मतलब ही नहीं है। 1 साल इतनी मेहनत की। वहीं 1 साल दूसरी तरफ हमारे चौहान ने क्या किया, इसी बीच इन्होंने संयोगिता से शादी कर ली। संयोगिता का किस्सा आप सब जानते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया, जो भी रहा हो। संयोगिता किसकी बेटी थी? जयचंद की। तो मैंने वो थोड़ा सा किस्सा आपको बताया भी था। जयचंद की बेटी से शादी करना जयचंद को नागवार गुजरा, क्योंकि जयचंद को ये एक मान लीजिए कि बहुत ही खराब आदमी दिखता था, क्योंकि उसके कंपटीशन में तगड़ा था ये, तो उसको ये कभी पसंद नहीं आया और उसी जो जिसको पसंद नहीं करता उससे उसकी बेटी शादी कर रही है। तो संयोगिता के विवाह के बाद चौहान जो है इसका और ध्यान हट गया कामकाज में से, इसको कोई मतलब नहीं, न लड़ाई, कोई मेरे ऊपर अटैक करे तो मैं कैसे करूँ, ठीक है भैया चल रहा है। यंग था, ताकत थी, जीत चुका था, डर था ही नहीं, दिमाग में 1% भी नहीं था कि गौरी दोबारा भी आ जाएगा। 1 साल तक ये जहां ऐशो आराम में लीन रहा, वहां गौरी दिन रात प्रैक्टिस करता रहा, सुबह उठना, घोड़ों को तैयार करना, सबको
फिजिकली फिट रखना, एक ऐसी सेना जो बर्बर के सामने वाले को खत्म करके ही जो सांस लेगी, कैसी सेना तैयार कर दी 1 साल के अंदर अंदर, जब ये आराम फरमा रहे थे हमारे इंडियन राजा। अच्छा, अब युद्ध होना था, दोबारा आ गया वो अपनी सेना लेके, दोबारा उसी मैदान में, तराइन के मैदान में फिर से युद्ध। चौहान ने मैसेंजर भेजा, चौहान को लगा ये वही कमजोर गौरी है जो पिछले साल आया था, मैंने माफ किया था, तो दूत भेजा और बोला कह दो कि भाई देख पिछले साल याद होगा ना तुझे छोड़ दिया था, ये गलती मत कर, वापस लौट जा, चौहान की सेना के सामने टिकेगा नहीं तू। तो बहुत चालाकी से गौरी ने जब ये दूत गया तो उसको बोला कि ठीक है यार, गलती कर दी और मैं तो ठीक है वापस ले जाता हूँ सेना को। और कहते हैं रात में ये मैसेज जो है भिजवाया कि ठीक है हम वापस लौट रहे हैं। अब एक दिन में तो वापस नहीं जाता ना कोई, भाई टेंट है, आज यहाँ से कल ले चलेंगे, सुबह अपना काफिला दूर जाना है हमें, तो कहते हैं कुछ कदम पीछे हट गए, जैसे 100 200 400 गज पीछे चले गए, 500 मीटर कितना चलेगा पीछे। तो इनको लगा ठीक है भैया गया, आराम से ये घोड़े बेच के सो गई चौहान की सेना की, गए ये तो हट गए, डरपोक है, पिछले साल हराए थे, इस साल बिना लड़े ही कहने भर से भाग गए। लेकिन वो चालाक थे, जब ये आराम से अपना सो गए ना रात में, तो रात में गौरी ने आधी, जब रात के बाद का टाइम था, जैसे आधी रात के बाद ना नींद बहुत गहरी हो जाती है, कोई 10 बजे आहट होगी तो आदमी एकदम से उठ जाएगा, सुबह 5 बजे उठेंगे आहट होगी तब भी उठेगा, लेकिन 1 2 3 बजे की नींद बहुत गहरी होती है, उसमें आप आदमी को अगर उठाएंगे ना तो वो उठने में टाइम लगाएगा, वो एकदम से कॉन्शियस होकर नहीं उठ पाता। उसने, गौरी ने चालाकी से चौहान की सोती सेना पे अटैक करवाया, और उस टाइम जब लोग आधी मतलब गहरी नींद में थे आधी रात के बाद, तो जैसे हलचल हुई, लोग भागे भूगे, समझ में नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसी दौरान सारी सेना को एकदम से आके घेर लिया और आदमी काटने शुरू कर दिए, क्योंकि बर्बर थे, इनको कोई फर्क पड़ता नहीं था, चीटिंग करना इनके ब्लड में था। तो इस तरह से एक बहुत तगड़ी सेना का नुकसान हुआ और सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारा। चौहान पिछले साल जीता था, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था बच्चों, ये बहुत नॉर्मल है और इंडिया में तो बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि आप देखिए यूट्यूब रुक जाता है, फेसबुक रुक जाता है, टीवी के चैनल्स कई बार सिग्नल छोड़ देते हैं, तो ये टेक्निकल इतना थोड़ा बहुत कभी कभी हो सकता है, और इसके ऊपर पूरी एक टीम है, फिर भी कभी ना कभी गलती हो सकती है, वो हमारे पार्ट पे नहीं होती, टेक्निकल इशू है जो कि ना आपके हाथ में ना हमारे हाथ में। हाँ, इसके लिए सपोर्ट कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है क्लास चल गई होगी। ठीक है ठीक है, चलिए वापस आते हैं। इस टाइम पे ना जैसे ऐसी कभी कंडीशन हो तो उसमें पेशेंस नहीं लूज करना चाहिए। कई लोग तो इतने सारे मैसेजेस लिख रहे हैं कि क्लास रुक गई, 2-4 भी आएंगे ना, हमारी टीम इस क्लास को कीनली ऑब्जर्व कर रही होती है, तो जैसे रुकती है, इन्होंने मुझे इशारा किया कि मैम क्लास रुक गई, तो आप इस चीज की चिंता ना करें, कोई भी गड़बड़ होगी ना तो इस टीम में कम से कम 10-12 आदमी दिल्ली बैठे हैं और 3-4 आदमी यहाँ जो लगातार क्लास पे नजर रखते हैं, ये पूरी क्लास में यहीं बैठे रहते हैं, इनकी एक एक पॉइंट पर नजर है, जो अपने हाथ में उतना जरूर करेंगे, लेकिन अगर टेक्निकल कोई फॉल्ट इस तरह का है तो उसमें फिर थोड़ा टाइम लग सकता है, 1-2 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि ये तार होते हैं इधर से उधर, कभी सिग्नल कम जा रहे हैं, ज्यादा जा रहे हैं, कभी इसकी जो ये क्या चीजें होती है टेक्निकल टर्म्स मुझे पता नहीं, कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, ठीक है, तो उतने के लिए आप मेंटली कभी कभी तैयार रह सकते हैं कि ऐसा कभी कभी हो सकता है। वाईफाई भी तो चला जाता है, यूट्यूब पे से सिग्नल भाग जाते हैं, फेसबुक रुक जाता है, तो नॉर्मल है, नेचुरल है, उतना टेक्निकल फॉल्ट कहीं भी आ सकता है। चलिए वापस आते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान दूसरे युद्ध में हार गया और हारने के बाद जब उसको घूर रहा था तो उसको कहीं ना कहीं अपने ऊपर शायद शर्म आई होगी कि मेरी जान इसी की बख्शी हुई है, लेकिन ये गलती थी पृथ्वीराज चौहान की उस टाइम के अकॉर्डिंग, ये नहीं करना चाहिए था, वो गलती गौरी नहीं करेगा। और कहते हैं उन आंखों को उसने कहा कि नीची कर, तो राजपूत खून था, मर सकते हैं लेकिन नजरें नहीं झुकाएंगे, नीची नहीं करेंगे नजर। कहा कि ये जो राजपूताना जो हमारा ब्लड है, ये खून है, इसने कभी नीचे की तरफ सर झुका के नहीं देखा, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। और इतना कहने पर गौरी बिफर गया, गुस्से में आ गया और कहते हैं दोनों आंखें जो है पृथ्वीराज चौहान की वो फुड़वा दी। और बहुत सारी दंत कथाएं हैं, वो पेपर में वो नहीं आएंगी, अपने काम की बात पे आते हैं कि इस तरह से 1192 में, क्योंकि आज हम चौहान नहीं पढ़ रहे, आज हम मोहम्मद गौरी पढ़ रहे हैं, कि गौरी ने कैसे चालाकी से जैसे बन पड़ा, वो कहते हैं ना कि भाई जिस तरह से कोशिश की और जहां से चोरी करके और ये मान लीजिए दूसरे को परेशान करके, चीटिंग करके जहां से बन पड़ा, इसने इंडिया पे अपना हक जमाने की कोशिश जारी रखी। 1192 चौहान हारा, और सिर्फ चौहान नहीं हारा, ये इंडिया का ऐतिहासिक निर्णायक युद्ध है, क्योंकि इसने रास्ता खोल दिया मुस्लिम कम्युनिटी का, तुर्कों का इंडिया में आने का। इससे पहले भी वो आते थे, लेकिन अब दिल्ली तक का रास्ता साफ कर लिया। और दिल्ली तक का रास्ता साफ होना मतलब, आज आप देख लीजिए भारत का हृदय दिल्ली है, तो दिल्ली तक का रास्ता साफ होने का मतलब अब पूरा इंडिया इनके कब्जे में आने का रास्ता खुल गया। अब इनकी लायकियत है कि ये कितना आगे बढ़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान जब तक बैठे थे ना, तब तक टेंशन नहीं थी, क्योंकि यंग थे, ताकतवर थे, डरते नहीं थे, उनके ब्लड में ताकत थी कि भैया हम जो है मर सकते हैं लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और जिसका नुकसान उन्हें भुगतना पड़ा, क्योंकि वो काइंड हार्टेडनेस उनको नुकसान दे गई। गौरी ने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि इस आदमी ने ही मेरा जीवन मुझे दान किया था, जैसे ही बन पड़ा तुरंत सफाया। और हमारे राजा ने क्या सोचा कि कोई बात नहीं, गलती हो गई, गलती इंसान से होती है, आगे से नहीं आएगा। ये कितने उदारवादी हैं और वो कितना घटिया है कि जिसने जान बख्शी उसी की जान ले ली और शर्माया भी नहीं। खैर, इतिहास में कहा गया है कि जिसका जो कर्तव्य है वो निभाना चाहिए, अगर अपने कर्तव्य से हटा तो वो नुकसान में जाएगा। क्षत्रियों का काम क्या था? लड़ना, दूसरे पे अटैक करके उनका सफाया करना। हमारे राजा भूल गए थे और उदारवादी होने के कारण नुकसान खा गए। चलिए, 1192-91 के युद्ध हो गए। इसके बाद इस युद्ध में, दूसरे युद्ध में हार का एक कारण बना था एक राजा जिसका नाम था जयचंद। कहते हैं जयचंदों से देश को बचाना है। ये महाचुगलखोर राजा था और इसी ने कमजोरियां बताई थी किसकी? पृथ्वीराज चौहान की, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने इसकी बेटी से शादी कर ली थी संयोगिता से, तो इसने कमजोरी बता दी थी। और बहुत सारी दंत कथाएं हैं कि कैसे कैसे गाय की पूजा करते थे पृथ्वीराज चौहान और गाय को माता के रूप में मानते थे।
इसने ये बात बता दी गौरी को, और गौरी ने बहुत चालाकी से अपनी सेना के आगे गायों का झुंड जो था वो खड़ा कर लिया कि गायों की रिस्पेक्ट करता है पृथ्वीराज, तीर चलाएगा नहीं। और ऐसा ही हुआ। पृथ्वीराज ने अपनी सेना को कहा कि एक भी गाय को तीर नहीं लगना चाहिए, यानी गौरी की सेना लगातार तीर और वो सब मारती गई और यहाँ पे पृथ्वीराज खड़ा रहे क्योंकि गाय सामने थी और गाय पूजनीय थी। तो इस तरह की दंत कथाएं हैं ये। जयचंद कोई भला आदमी नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अपने देश में दूसरों को घुसा रहा है, और किस बात पे कि भाई मेरी बेटी से शादी कर ली, या ये बहुत ताकतवर राजा है, कल को पूरे इंडिया का राजा बनेगा। और ये नुकसान जयचंद को भी उठाना पड़ा। 2 ही साल बाद इसको समझ में आ गया, क्योंकि 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। अब गौरी थोड़ी रुकेगा। गौरी को जब इतनी ही शर्म नहीं है कि जिसने जान दी है उसको ही अगले साल मारने पे उतारू जो आदमी है, तो वो जयचंद को क्या माने क्या जाने। जयचंद की चीटिंग का बदला जयचंद को देना पड़ा, और जयचंद अगले दूसरे साल में 92 में तो इसने उसकी हेल्प की। अब जयचंद और चंदावर के युद्ध में किसकी लड़ाई हुई? गौरी। गौरी एक सेकंड भी नहीं सोचता था लड़ने के लिए, जयचंद से लड़ा और जयचंद इसमें हारा और मारा गया। यानी गौरी पृथ्वीराज चौहान को भी खत्म कर चुका, गौरी ने जयचंद भी हरा दिया। तो गढ़वाल के आसपास का इलाका, दिल्ली अजमेर का इलाका, पंजाब का इलाका, सिंध मुल्तान का इलाका, लाहौर का, पेशावर का, ये पूरी बेल्ट किसके हाथ में आ गई? मोहम्मद गौरी के। गौरी की खास बात जानते हो? गौरी का कोई वंशज नहीं था, इसका कोई बेटा नहीं था। गौरी की पूरी प्रॉपर्टी खाली पड़ी है। और अब गौरी की प्रॉपर्टी अगर हम देखें कहां से है, गौर इलाका था अफगानिस्तान से लेके, ये मान लो यहां कहीं गौर था पाकिस्तान के आगे, यहां से ये अटैक करने आया और फिर ये सिंध मुल्तान पंजाब पेशावर लाहौर दिल्ली तक का, राजस्थान गुजरात, ये राजस्थान की बेल्ट, यहां तक पूरा इसका दबदबा हो गया गौरी का। लेकिन गौरी का कोई बेटा तो है ही नहीं। तो लोगों ने कहा तू इतना अटैक करता घूमता क्या करेगा इस प्रॉपर्टी का, और तेरे बाद कौन संभालेगा? तो गौरी ने कहा कि बेशक मेरा बेटा नहीं है, लेकिन मैंने अपने गुलामों को इतने प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है कि दुनिया के राजाओं के तो 2 4 5 10 बेटे होते हैं, मेरे हजारों बेटे हैं, क्योंकि हजारों गुलाम थे। और इसके 4 खास गुलाम थे, 3 मेनली गुलाम गिने जाते हैं, चौथा तो इसका सैनिक था। ये 3 गुलामों में इसका एक लड़का था यलदौज, इसके फेवरेट थे ये तीनों यलदौज। दूसरे का नाम था कुबाचा, कुबाचा, और तीसरे का नाम था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 3 जैसे हजारों गुलामों में से कुछ खास होते हैं ना, एक क्लास में हजारों बच्चे हैं लेकिन उनमें से फेवरेट टीचर का एक आधा बनता है, तो इस तरह ये 3 इसके फेवरेट थे। और इसका कहना था कि मेरे पुत्रों से किसी भी तरह कम नहीं है। देखो अपने पुत्रों अपने गुलामों को तो इतना प्यार, और हमारे राजाओं के प्रति इसकी नीतियां देखना, ये क्षत्रिय धर्म था जो उसने ढंग से निभाया। अगर देखा जाए तो हमारे लिए गलत किया, लेकिन देखे तो अपने काम पे सही जगह खड़ा था गौरी। हम गलती कर गए, हम ज्यादा जो काइंड हार्टेड थे ना, नुकसान उठा गए। यलदौज कुबाचा ऐबक ये कैसे गुलाम थे जो इसके लिए 1 सेकंड में मर सकते थे। तो जब ये पूरी प्रॉपर्टी जीत के, क्या बताया मैंने, लाहौर सिंध मुल्तान पंजाब बठिंडा दिल्ली और अजमेर राजस्थान, क्योंकि सारे मर गए, अब इन सब इलाकों पे राज कर रहा है गौरी। राज सब यहाँ जमा नहीं है, जीतता गया इलाके छोड़ता गया। अब गौरी ने अपने गुलामों को कहा तुम संभालो ये इलाके। कौन कौन क्या क्या संभालेगा? यलदौज जो है ना वो इस तरफ की टेरिटरी गजनी के आसपास का इलाका, कुबाचा जो है वो भी थोड़ा सा आगे का इलाका। ऐबक को बोला जो ये दिल्ली वाली बेल्ट है ना, दिल्ली मतलब ये चौहान वाली, इस बेल्ट का राजा तू है, और जो ये कुबाचा है ये सिंध मुल्तान वाले इलाके का यानी पाकिस्तान वाले इलाके का, और जो ये यलदौज है तू भी मेरे आसपास का इलाका संभालता रहे। अब ठीक ठाक सब चल रहा था, पर हर आदमी की डेथ तो होगी ना। तो 1191-92 फिर ये वापस चला गया। 1194 के बाद ना ये वापस अपने देश चला गया। चंदावर के बाद ऐबक को बोला तू दिल्ली के आसपास संभाल, और ये कुबाचा को बोला तू यहाँ का काम संभाल, और यलदौज को लेके वापस कूच कर गया। फिर कई साल तक वहीं रहा, क्योंकि अपना देश अपनी मिट्टी सबको प्यारे लगता है, अपना वतन भी सबको प्यारा लगता है। काफी सालों बाद ये दोबारा से आता, तब तक ये अपने यहाँ पे टैक्स इकट्ठा करते और यहाँ थोड़ा मोड़ा इन्होंने काम संभाला। अभी कोई राजा नहीं है, लेकिन बस उसके एरिया को भी हमारे राजा ने लूट रखा है, तो ये हमें टैक्स देगा। तो इसी दौर में आगे बढ़ते 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 आप ये लगा लो 1194-95 में यहाँ से गया, और दोबारा ये 1202 से 6 के बीच की इसकी बस कहानी रह गई है, क्योंकि 6 में ये फिर से मतलब ये डेथ हो जाएगी इसकी। तो 1202 में क्या हुआ, इसकी सेना का एक छोटा सा बहुत छोटा सा सैनिक जिसके ऊपर किसी को विश्वास ही नहीं कुछ करेगा, जिसका नाम है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, ये देखना ये क्या करेगा। ये सेना का एक छोटा सा आदमी है, और ये एक बहुत छोटी सी सेना लेके यहाँ चढ़ाई कर देगा 1202 के आसपास, बिहार के आसपास, बंगाल के आसपास। और बिहार में जो है ना बहुत नुकसान करेगा, बहुत सारे विहार और ये सब तोड़ देगा। गुस्से में है भाई मेरा जो राजा है महान है, उसका जो है नाम चलना चाहिए, पुरानी सब चीजों को तोड़ देगा। तो बिहार में नुकसान करेगा, लूटेगा शहर के शहर, फिर आगे बढ़ेगा बंगाल में। इस टाइम बंगाल का राजा है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन को पता चलेगा कि ऐसे ऐसे आ गया वो, जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराया, जिसने चंदावर के युद्ध में जयचंद को हराया, तो डर मन में होता ही है, अपना एरिया छोड़ के भाग गया लक्ष्मण सेन। और इसने बंगाल बिहार की जो ये बेल्ट है ना, इसको खूब लूटा। बहुत अमीर था बंगाल, दुनिया भर का पैसा था, खूब लूटा। और लूटने के बाद यहाँ पे वापसी में जो बिहार की यूनिवर्सिटी थी, कौन सी यूनिवर्सिटी थी वहां? नालंदा, बहुत इंपॉर्टेंट। और विक्रमशिला। नालंदा किसने बनाई थी? कुमार गुप्त ने। और विक्रमशिला बनाई थी धर्मपाल ने, जो कि बंगाल का ही राजा था, पाल वंश का। पहले बनी हुई है ये। इन दोनों यूनिवर्सिटी को सोचो, हजारों साल के संचित ज्ञान को माचिस की एक तीली लगा के फूंक के चला गया ये जाहिल आदमी, ये अनपढ़ आदमी, क्योंकि इसके समझ में कुछ भी नहीं आया। यहाँ की लाइब्रेरीज बहुत रिच थी, बहुत ज्यादा, हजारों सालों का संचित ज्ञान था। ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है आज एक किताब जला दो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसी लाखों किताबें अगले ही दिन निकल जाएंगी। लेकिन इस टाइम किताब हाथ से लिखी गई थी, और ज्ञानी उस टाइम कोई लाखों में एक पैदा होता था। तो सोचो उसने कितनी पीढ़ियों का ज्ञान किताब में लिखा होगा, हैंड रिटन पांडुलिपि थी, और उसके बाद वो आदमी मर गया। वो हजारों साल की कहानियां जला के और चलता बना। एक तरह से हमारे धर्म पे सीधा कुठाराघात था, क्योंकि यूनिवर्सिटी में किताबें जो रखी थी ना, वो बौद्ध धर्म की थी भी, वो जैन की भी थी, वो हिंदू धर्म की भी थी। यानी कितना हजारों सालों की मेहनत को, संचित ज्ञान को एक माचिस की तीली से फूंक के ये जाहिल आदमी, क्या नाम था इसका? बख्तियार खिलजी, यहाँ से चलता फिरता नजर आया। लेकिन कहते हैं कि जो बुरा करता है उसका बुरा होता है। बाद में इसी के एक सरदार ने इसको खत्म कर दिया, बख्तियार खिलजी को। और लंबा इसका राजा भी नहीं टिका, जिसके प्रति इसके मन में बड़ी अच्छी भावनाएं थी, क्योंकि 1206 पकड़ते पकड़ते जो ये इन सबका सरदार कौन था? गौरी। 1206 में जब ये वापस इंडिया पे आया, तो खोखर जाति के जो जाट इसमें थे, खोखर जाति, इन लोगों ने इसका खात्मा कर दिया। तो 1206 में कौन मारा गया? गौरी। लेकिन उससे पहले देखो टेरिटरी का बहुत नुकसान कर गया ये, हमारे राजाओं को मार गया, हमारा धन लूट। धन तो हमें कभी दिक्कत नहीं, धन लूट लेता दिक्कत नहीं, यूनिवर्सिटी चला गया,
बड़े राजा जो बन सकते थे उनको खत्म कर गया। जैसे पृथ्वीराज इंडिया का राजा बनने की लायकियत का लड़का था, यंग था, बहुत ज्यादा जवान, बिल्कुल, उसको मार गया, तो उसके बाद फिर बच्चा ही क्या। जयचंद तो काफी एज्ड थे, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस मैटर करता है, उनको भी खत्म कर गया। यानी इंडिया का नुकसान इस फॉर्म में है कि इस पूरी बेल्ट में अब कोई ताकतवर राजा नहीं है जो कि इनसे लड़ सके। इन्होंने धीरे धीरे करके पूरे एरिया पे कब्जा जमा लिया और अपने गुलामों को वहां का मालिक बना के छोड़ दिया। 1206 में जब ये मर गए, गौरी जब खत्म हो गया गौरी का चैप्टर, तो उसके बाद बख्तियार खिलजी तो मरी गया, मैंने बताया, इसको इसी के एक सरदार ने मार दिया। यलदौज जो अपने गुरु के पीछे पीछे जाता था, वो गौरी का राजा बन गया, क्योंकि गौर इलाके का, क्योंकि वहीं का था वो, तो भी राजा मर गया तो मैं यहाँ की प्रॉपर्टी का। जो ये कुबाचा था, ये सिंध मुल्तान के आसपास रह गया और लाहौर से लेके दिल्ली तक का इलाका पूरा ऐबक ने संभाल लिया। इनमें से राजा अभी कोई नहीं है, ये गुलाम है। किसके गुलाम है? गौरी के। तो आज हमने गौरी की लाइफ को देखा कि गौरी कैसे कैसे उभरा, कैसे छोटे से इलाके को स्वतंत्र गौरी के भाई ने कराया। फिर भाई का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना गौरी का। गौरी ने राजा बनने के महज दूसरे साल में 1173 में बना, 75 में इंडिया पे अटैक किया और स्टार्टिंग के अटैक में एक दो में जीता, लेकिन 78 की लड़ाई में, अनहिलवाड़ की लड़ाई में, हमारे एक छोटे से राजा नायिका देवी विधवा औरत ने अपने बेटे भीम सेकंड का को डायरेक्शन सही दी और वो जीत गया। तुम ये सोचो, जब एक औरत इतनी इंटेलिजेंट थी तो अगर सारे लोग मिलकर लड़ते तो क्या गौरी को बड़ी हस्ती था? नहीं। लेकिन हमारी कमी कि हमें यूनिटी नहीं थी, हमें राजनीतिक एकता नहीं थी, सामाजिक एकता नहीं थी, इसका नुकसान पूरे भारत को उठाना पड़ा। एक एक आदमी को नुकसान हुआ उन गलतियों का जो कि इतिहास में की गई है। तो इस तरह से भारत पर अधिकार, एक बड़े हिस्से पर अधिकार हो गया नौकरों का। ये किसके नौकर हैं? मोहम्मद गौरी के। गुलामों ने यहाँ राज किया और फिर धीरे धीरे इंडिया में दिल्ली सल्तनत का विकास हुआ, जिसमें कि गुलाम वंश पहला वंश आएगा, जिसमें सारे नौकर थे। कभी वो नौकर राजा बनके यहाँ के राजाओं पे राज करेंगे। देखो तुम तेज कितने रहे होंगे। गुलाम है, गुलाम मतलब नौकर, किसी के अंडर काम करने वाला, और यहाँ के राजाओं पे हावी सिद्ध होंगे। कितने थी, मुट्ठी भर सेना ले लेके आते थे। हमारी इतनी विशाल सेना, इतने समृद्ध, इतने अमीर, लेकिन हम इनको भगा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि यूनिटी नहीं थी। तो आज हमने महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी का चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज के में से नोट्स कुछ नहीं बनाना, आज मैंने सिर्फ समझाया है। आज की क्लास बेस का काम करेगी। अब कल जो पढ़ेंगे वो नोट्स के फॉर्म में और कहानियां दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक सभी की समझ में आया होगा। इसको ढंग से सुन लेना। कहानी अगर समझ में आ जाएगी ना, कल नोट्स लिखवा दूंगी, कल मैं स्लाइड्स बना लूंगी। बना मैंने आज भी रखी है, लेकिन अब वो समझ मतलब टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगा, तो स्लाइड्स से मैं कल उसको नोट्स के फॉर्म में आपको दिखा दूंगी, उनको उतार लेना। आज की कहानी 2 बार सुन लेना, ये फिर इतिहास आगे पूरा, अब जो अगले 15 दिन क्लासेस चलेंगी ना, उनका बेस है आज की क्लास, क्योंकि गौरी के ही हैं ये। चाहे गुलाम हो, खिलजी हो, तुगलक हो, सैयद हो, लोधी हो, ये सब कहीं ना कहीं, कभी ना कभी गौरी और गजनी के इलाके को ही बिलोंग करते थे, अफगानिस्तान को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ढंग से पढ़ते रहो, अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी से भरे रहो। थैंक यू। बाकी कल मिलेंगे। आज की क्लास में से किसी को नोट्स नहीं बनाने, कल वाली क्लास में से नोट्स बनेंगे। थैंक यू।